हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए। आज हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं 2025 के। और ये आप लोगों को जरूर पता होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया तो एक बात ये मान के चलिए कि आप रैंक से बहुत दूर हो जाएंगे, है ना। आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छा नंबर लाना है केमिस्ट्री में, तो प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना होगा। हर टीचर जरूर बताता होगा कि प्रीवियस ईयर जो है बार बार रिपीट होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं, तरीका रिपीट होता है क्वेश्चन का। कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है तरीका भी रिपीट हो जाता है। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और हम तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का सीधा शुरू करते हैं। ये केडी पेपर कोड केडी है, इसी को आज सॉल्व करेंगे, है ना। तो केडी कोड है, हालांकि कोड से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि हम सवाल कैसे लगा रहे हैं, सवाल आते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको करना है। बाकी आपको केडी और इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या कोड है, क्या चीज है, क्या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो विकल्प है, विकल्प तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो बताइएगा, इसको भी सॉल्व करवा देंगे। इसका आंसर होगा 10.6 ग्राम। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में रंगहीन आयन क्या है। रंगहीन का मतलब कलरलेस, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कलरलेस, है ना। कलरलेस कौन से होते हैं, देखिएगा ये आपको ऐसे आपको मिलेगा, है ना। आपको इस तरीके से कॉपी मिलेगी, इसको भरना रहेगा और इसी को सॉल्व करके जो है इसी में आपको लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे देखिएगा जरा, कलरलेस कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कलर, अब ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो जरूरी नहीं है कि यही कॉन्सेप्ट, यही निकिल आपको, आयरन आपको या कापर प्लस आपको ऐसे दिखे, है ना। ये और दूसरा भी हो सकता है। तो आप क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो देखिए आपको मैं कलरलेस कैसे बताता हूँ। कलरलेस वो होते हैं, ऐसे कंपाउंड कलरलेस दिखाते हैं जिनके पास क्या होता है कि नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या देखना है आपको कलरलेस में, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, अगर वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, क्या है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब कि अगर उसका स्ट्रक्चर D10 के जैसा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, D10 है या D5 है ना, ये सब क्या होंगे, कलरलेस होंगे। क्या होंगे, कलरलेस होंगे। इधर देखिए, जिसका D10 आएगा, जिसका D5 आएगा, वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अब इसमें देखिएगा क्या क्या विकल्प दिया कलरलेस में, निकिल दिया है, आयरन दिया है, कापर दिया है, कापर +1 दिया है। निकिल +2 का मतलब क्या, कि निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब निकिल क्या होता है, अब देखिए निकिल, है ना। और इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, है ना, और 4s2। अब निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसको नहीं पता वो याद कर ले। ठीक है, आयरन के बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकिल आता है, 28 होता है। ठीक है, 28 होता है। तो इसका होता है 3d8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 10, 20 और 8, 28, 28 हो गया। अब इसमें निकिल +2 है, ये निकिल +2 है। निकिल +2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देने हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये बचा 3d8। अच्छा 8 कैसे होगा, 3d8 क्या होगा, आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। ठीक है, तो 8 भरने हैं, 5 हो गया, 6 7 और 8। अब देखिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर होगा, ये क्या होगा, ये कलर्ड होगा। जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, कलर्ड होगा। और जो फुल्ली फिल्ड होंगे वो कलर्ड नहीं होंगे, वो कलर्ड नहीं होंगे। और इसमें एक विकल्प मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा है कापर +1, उसको देखिएगा। Cu+1 कितना होता है, 29। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 29 है। 9 से आप क्या याद करना है कि इसका लास्ट में आएगा 4s2 और 3d9, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में, ये ऊपर वाला इतना आपको हमेशा याद रखना है। या नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ आर्गन लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ आर्गन लिख दीजिएगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, इसको हम लोग लिखते हैं 4s1 और 3d10, है ना, 3d10। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा क्या है, यहाँ कापर+1 है, कापर+1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, बचा क्या, 3d10 बचा। 10 का मतलब कि पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या है, भरा है, भरा है, पूरा भरा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये कलरलेस होगा, ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कलरलेस होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी दिया गया है
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अगर वो पूरा भरा होगा तो कलरलेस होगा, अगर पूरा भरा नहीं होगा तो उसमें कलर आएंगे। कलर नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद करना है कि आपको कलर कौन सा देगा कौन नहीं देगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, कलर देंगे, ये कलर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, शंकर आयन निकिल Cn4 के पावर यक्स में यक्स का मान क्या होगा। निकिल Cn पावर के 4 में यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, निकिल Cn4 के पावर यक्स में यक्स का मान क्या होगा। तो निकिल पे चार्ज कितना होता है, मोस्टली +2 का। ठीक है, Cn कितना है 4, 4 गुणे -1 हो जाएगा, बराबर यक्स लिख देंगे। ठीक है, 4 गुणे Cn पे हमेशा -1 चार्ज होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। Cn पे हमेशा कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो +2 -4 बराबर यक्स। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यानी इसका विकल्प नंबर कितना सही है, विकल्प नंबर 3 सही है, इसका -2 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अगला सवाल क्या कह रहा है, अभिक्रिया CH3COCl + H2 PdBaSO4 में उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये नेम रिएक्शन है। अब इसका नाम तो हमको नहीं पता है और ना हम बताएंगे, पता तो हमको ये है लेकिन हम बताएंगे नहीं। नेम रिएक्शन है ये कौन सा नेम रिएक्शन, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कौन सा नेम रिएक्शन है ये आपको बताना है। एसिड हैलाइड की क्रिया हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है और PdBaSO4 लिया गया है, इसमें बनेगा आपका एल्डिहाइड। इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपको बतानी है कौन सी नेम रिएक्शन है, ये किस नेम रिएक्शन से रिलेटेड है। ये देखो कितना आसान पूछ रहा है। ये कह रहा है कि CH3 और इसका ये क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, ये प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, क्या है, कैसे पहचानेंगे प्राथमिक एमीन क्या होता है। चलो देखते हैं प्राथमिक एमीन। चलिए इस पेज में देख लेते हैं प्राथमिक एमीन क्या है। प्राथमिक एमीन के बारे में जरा देखिएगा। हाँ, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है और एक R लगा हुआ है तो इसको 1 डिग्री एमीन कहेंगे। अगर नाइट्रोजन है, इसके साथ एक H लगा है, 2 R लगे हुए हैं तो इसको द्वितीयक एमीन कहेंगे, 2 डिग्री। नाइट्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, R लगे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री एमीन कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री। अगर आप R मतलब CH3 कोई भी कार्बन, ठीक है, कुछ मत पहचानो, मैं कह रहा हूँ कुछ पहचानो में, तो आप हाइड्रोजन को देख लो। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री। अगर 3 हाइड्रोजन आ जाते, कुछ लोग सोचेंगे कि 3 हाइड्रोजन आ गए तो कौन डिग्री नहीं है, ये डिग्री ही नहीं है इसका। ठीक है, ये फेल है भाई साहब। तो मिला जुला के आपको क्या करना है, यार डिग्री देखनी है, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन चेक कर लोगे, हो जाएगी डिग्री वाला काम खत्म, है ना, डिग्री लेके बैठे रहना फिर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्कैर्बिक अम्ल है। स्कैर्बिक अम्ल एक विटामिन है, इसको याद करिएगा। स्कैर्बिक अम्ल क्या है, एक विटामिन है। किस विटामिन का नाम है स्कैर्बिक अम्ल, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी विटामिन को हम लोग स्कैर्बिक, विटामिन B1 को या A को, B को किसको कहते हैं, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन को देखेंगे, विकल्प को नहीं देखेंगे, इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि विकल्प आपको क्या होगा कि विकल्प का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है ना, बाकी सवालों के कॉन्सेप्ट बनते हैं। कह रहा है हिमांक में अवनमन एवं विलय के मूलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। ठीक है, हिमांक में अवनमन मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास में क्या संबंध है, मोलर मास। तो आपको एक फार्मूला सोल्यूशन चैप्टर से दिया गया होगा, ये सोल्यूशन चैप्टर से है। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर में आपको एक फार्मूला दिया होगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ये फार्मूला आपको मिला हुआ है। तो ये तो हो गया किसका, जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब इसका संबंध आपको दिखाना किसमें है, मोलर मास में, मोलर मास में दिखाना है। ठीक है, कौन सा रिलेशन आ रहा है मोलर मास में। तो आपको एक बात और पता होगा कि डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, है ना, MB इंटू WA। MB क्या है, MB है मास, MB क्या है, मास, मोलर मास। MB क्या है, मोलर मास। इसका मतलब रिलेशन क्या आ रहा है, डेल्टा TF बराबर या इसको देख लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, MB के, है ना, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। तो सवाल क्या था, फिर से देखिए, हिमांक में अवनमन एवं मोलर विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो मोलर द्रव्यमान में और उसमें यही संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है,
चलिए, आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ये सब याद रखिए, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। फिर देखिए, क्या है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न होता है क्यों? ये बताइए आप, है ना। चलिए, बहुत टफ सवाल दे दिया 2 नंबर में, लेकिन देखते हैं, लगाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से सवाल देखिए। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न होता है क्यों? स्पष्ट करिए। चलिए देखते हैं। अम्लीय माध्यम में, है ना, ये सवाल नंबर 2 का क्या है, खा है। 2 का क्या है, खा है, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से देखिए, आप सवाल देखिए और कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। अब देखिए, अम्लीय माध्यम में कह रहा है, किसमें कह रहा है, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में है तो लिख लेते हैं फॉर्म, जो है आपका इक्वेशन क्या बनता है, KMnO4 प्लस H2SO4 क्या बनाता है, MnSO4 K2SO4 H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन भी इसमें क्या होता है, बाहर होता है। नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें बाहर होता है। देखिए, KMnO4 H2SO4 MnSO4 K2SO4 वाटर और नवजात ऑक्सीजन बाहर होता है। इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ 2 कर दीजिए, इसको 3 कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो बैलेंस ही है लगभग, ये क्या हो जाएगा, ये 3, इसको 3 कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या नहीं बैलेंस, अच्छा ये नहीं बैलेंस है, इसको क्या कर दिए, इसको 2 कर दीजिए, ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात देखिए कि यहाँ मैग्नीज जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये भी निकालना नहीं आता, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती, तो उसको भी सीख लो। KMnO4 है, क्या करेंगे, इसका +1 होता है, इसको x मान लेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का mn देखिए, यहाँ +2 है, इसको निकालेंगे तो ये किस में आएगा, +2 में आएगा। तो जरा इसको इसमें और इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है। 7 था, ये 2 था, तो 5 की कमी आ रही है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तुल्यांकी भार क्या पूछा था, जरा ध्यान देखो। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न होता है क्यों? तो पहले अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, अणुभार, अणुभार अपान ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कमी कितने का आया था, 5 का। अणुभार कितना होगा, 158। अगर आप इसको निकालेंगे KMnO4 का ऑक्सीडेशन अणुभार, तो क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 21.6, 21 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अम्लीय माध्यम में, जब हम लोग H2SO4 के साथ क्रिया कराए हैं KMnO4 का। अम्लीय माध्यम का मतलब तो यही ना कि हम लोग अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवा रहे हैं, हमारा ये बन रहा है, और इसका तुल्यांकी भार हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। अब क्षारीय माध्यम में देखेंगे, किसमें देखेंगे, क्षारीय माध्यम में। अगर क्षारीय माध्यम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, KMnO4 अब किसी क्षार के साथ करा देते हैं, चलो KH के साथ करा दिया, क्या बन जाएगा, K2MnO4। अब इसको जब निकालेंगे तो ये +7 में है, इसको निकालेंगे तो ये +6 में है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कितने की डिक्रीज आ रही है, 1 की डिक्रीज आ रही है। तो आपको फिर से तुल्यांकी भार निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ निकाल लेते हैं, फिर से तुल्यांकी भार निकालना है। कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अणु भार कितना होगा, 158/1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 158, ठीक है। सवाल क्या था, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 की तुल्यांकी भार भिन्न होता है क्यों? भिन्न हो गया। सवाल क्या है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार भिन्न होता है क्यों? तो भिन्न हो गया ना, 21.6 आ गया, 158 आ गया, ठीक है। चलिए, आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला था, तो कोई बात नहीं, सॉल्व तो हो गया। अगला देखिए, कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कॉपर हाइड्रोक्साइड घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन में नहीं है, क्यों? इस बात को आप लोग, ये देखिए बढ़िया कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट से आपसे पूछा जाएगा सवाल। सवाल को एक बार ढंग से फिर से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल को पहले पढ़ते हैं, फिर लगाएंगे इसको। कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कॉपर हाइड्रोक्साइड घुलनशील है, जबकि
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में नहीं है क्यों? इस बात को स्पष्ट करिए कि ये इसमें घुलनशील है लेकिन इसमें घुलनशील नहीं है, क्योंकि जबकि दोनों ही क्षार है, दोनों क्या है, क्षार है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, CuOH का होल 2 इसमें जो है NaOH विलयन में घुलनशील है, विलयन में क्या है, घुलनशील है, घुल रहा है ना, घुलनशील है, घुलनशील है। क्यों? इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर संकर लवण का निर्माण कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, संकर लवण का निर्माण कर रहे हैं, संकर लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संकर लवण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जरा देख लीजिए, CuOH का होल 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuNH4 का NH3 का होल 4 है ना, और ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक घुलनशील संकर लवण, घुलनशील संकर लवण। ठीक है, यहाँ आप बैलेंस कर सकते हैं, 4 कर दीजिएगा, वहाँ वाटर बाहर हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जबकि अगर आप इसको NaOH के साथ क्रिया कराते हैं CuOH का होल 2 का, तो ये क्या करता है, इसमें घुलनशील नहीं है, क्रिया नहीं करता है, तो इसलिए घुलनशील नहीं है। सीधा सा आंसर, ये संकर लवण का निर्माण करता है, CuNH3 का होल 4 +2 ये बनाता है, ये संकर लवण है तो इसलिए घुलनशील है। ठीक है, आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये कह रहा है, देखो बड़ा आसान रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन आ गया भाई, 2 नंबर में आपको फ्री में लेके जा रहा है, ध्यान से देखेगा। कह रहा है CH3 CHBr CH3, चलो लिख लेते हैं, CH3 CHBr CH3, यहाँ इसने डाला है KOH, वो भी एल्कोहलिक, बहुत जरूरी है भैया एल्कोहलिक, और इसके बाद इसको हीट कर दिया, A बनाया है, फिर क्या हुआ, HBr लिया है ना, फिर पेरोक्साइड डाला है, पेरोक्साइड डाला है और B बनाया है। चलो देख लेते हैं, तो इसने बनाया क्या है, CH3 CHBr CH3 ये लिया है, एल्कोहलिक KOH लिया है। तो आपको एक बात मैं यही बता देता हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हमारे हमसे जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, अगर एल्कोहलिक लिखा है और बेस के साथ लिखा है NaOH KOH LiOH इसके साथ लिखा हुआ, तो ये एज ये बेस काम करता है, एज ये बेस काम करता है और हाइड्रोजन को निकालता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ लिखा है एक्वस और NaOH या KOH, तो ये कराता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया SN1 या SN2। ठीक है, SN1 या SN2 बनाता है, कराता है, जो बनाता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है, बेस की तरह काम करता है। तो जरा देखिए यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है एल्कोहलिक KOH, यानी ये क्या करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, इस कार्बन के पास मिलेगा। इस कार्बन से अगर ये हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर, हाइड्रोजन देने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ब्रोमीन को बाहर कर देगा। तो ये क्या होगा हमारा CH3, अच्छा यहाँ CH है ना, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी CH2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा। ये हमारा बन गया, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ध्यान रखिएगा एल्कोहलिक है कि KOH, एल्कोहलिक दिया है तो आप जानिए कि यहाँ पे एल्कोहलिक दिया हो तो जानिए कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बनने वाला है। अगर एक्वस दिया है तो ये जान लीजिएगा कि ब्रोमीन बाहर आके OH जुड़ जाएगा, ब्रोमीन बाहर होके क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ HBr दिया है, वो भी क्या है, पेरोक्साइड के साथ, पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ एंटी मार्कोनी का आपका रूल लगेगा, CH3 CH2 Br आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर से Br आ जाएगा, बस Br यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH क्या है ना, और ये बस यही सीखने वाली बात थी, बाकी तो सब आसान है, बाकी कोई कठिन बात तो नहीं थी हमारी। फिर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये 2 हो गए, दूसरा पूरा खत्म, दे दिया मैंने आपको नंबर। ठीक है, तो जरा देखिए तीसरा कह रहा एथिल एल्कोहल का जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल तो ये बड़ा है, लेकिन अब आज के लिए हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे।
क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी हो गई है 25 मिनट की। ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। अभी भी आपके पास, ये पार्ट 1 है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अक्टूबर चल रहा है। अभी भी मेहनत अगर आप करेंगे तो टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब पार्ट 2 तभी आएगा जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हमको चाहिए, अदरवाइज हम पार्ट 2 लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, सीधी सी बात। पार्ट 2 तभी आएगा, इसमें तीसरा चौथा धीरे धीरे करके हम 2-3 पार्ट में पूरा सॉल्व करा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराएंगे, सिखाएंगे आपको, सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने पेपर लिया और आंसर बताते चले गए और कैसे हुआ ये नहीं बता रहे, सारी चीजें बता रहे हैं आपको। तो पार्ट 2 तभी आएगा जब आप कमेंट करेंगे। और टॉपर अगर आपको बनना है, अच्छा रैंक लाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर PYQ आपका सॉल्व होना चाहिए, और मैं यही नहीं, केडी नहीं, KF के सारे के सारे प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा, बस आपका साथ चाहिए, आप पढ़िए तो मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे लेकिन इफेक्टिव रहेगा, सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, मोबाइल रख के कॉन्सेप्ट सीखिए अच्छे से, देखिए, देखने से आपको धीरे धीरे आपको एक सवाल लगाने का आइडिया मिल जाएगा। और सवाल रिपीट होते हैं, आप अपने टीचर से जाके अपने स्कूल में पूछिए कि सर PYQ लगाने से कोई फायदा है या नहीं। अगर फायदा है तो हम लगवा रहे हैं, आप लगाइए, सीखिए हमसे पूरा एक एक तरीके से, ठीक है। बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में, जब आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमको चाहिए, या यस आप लिख के कमेंट करेंगे, तो ही मैं पार्ट 2 लाऊंगा, अदरवाइज यहीं से प्रीवियस सॉल्व कराना बंद, ठीक है।